हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का साइंस, चैप्टर नंबर 17, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। तारे एवं सौर परिवार के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। पहेली एंड भूजो विजिट दियर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। गर्मियों की छुट्टी में पहेली और भूजो अपने दादा दादी के गांव गए थे। आफ्टर डिनर they went on to the roof of the house। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वो घर की छत पर गए। इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट। उस दिन आकाश स्वच्छ था और क्लाउडलेस था, यानी कि बादल नहीं थे। दे वर सरप्राइज टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार इन द स्काई। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारों देखकर सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। They had never seen such a beautiful scene in their city। अपने शहर में अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। ठीक है, जैसा कि भाई गांव में, तो आप गांव में शहर जो आप शहर में जाके देखना आकाश को रात के टाइम पे, तो आकाश इतना साफ सुथरा आपको नहीं दिखाई देगा। वहां पे जो तारे होते हैं अच्छे से टिमटिमाते नहीं दिखाई देंगे। बट जब आप गांव में देखोगे तो गांव में जो आकाश होगा आपको, उसमें तारे बहुत अच्छे से आपको टिमटिमाते दिखाई देंगे। रीजन क्या है? वही रीजन है ना, कि जो शहर में प्रदूषण ज्यादा होता है, गांव में प्रदूषण नहीं होता है। पहली wondered why the village sky was so different from the night sky in big cities। तो अब पहेली जानना चाहती कि बड़े शहरों के आकाश से गांव के जो आकाश होते डिफरेंट क्यों होते हैं। अब ये क्वेश्चन ही हो गया। भाई वो शहर से घूमने आए थे अपने दादा दादी के गांव में, तो उन्होंने जब रात का खाना खाया, तो खाना खाने के बाद वो छत पर गए, तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, जब आकाश को देखा तो उन्हें बहुत अ, अच्छे से, उन्हें जो आकाश में बहुत अच्छे से जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दिए, वो उसे देखकर एकदम आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इतना सुंदर, आश्चर्य जो इतना सुंदर जो इमेज उनको दिखाई दे रही थी कि, तो उन्हें देखते लगे कि हमने तो अपने हम शहर में कभी ऐसा नहीं देखा, फिर शहर में नहीं देखा। तो उसी को लेकर उसके मन में क्वेश्चन आया। वो ये जानने चाहती थी जो गांव का जो आकाश होता है रात के टाइम, वो शहर से डिफरेंट क्यों होता है। Her grandfather explained that due to bright light। तो उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया कि चमकीले, ही ग्रैंडफादर एक्सप्लेन दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट। तो उसके दादाजी ने एक्सप्लेन किया ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट चमकीले प्रकाश, स्मोक एंड डस्ट, द स्काई इन द बिग सिटी इज रेयरली क्लियर। चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं, यानी कि आपको साफ नहीं दिखाई देंगे। किसके कारण? ब्राइट चमकीले प्रकाश के कारण, स्मोक धुआं के कारण और डस्ट के कारण। इनके कारण जो है, जो सिटी के जो आकाश होते हैं, वो आपको क्लियरली नहीं दिखाई देते जैसे गांव के दिखाई देते हैं। ही ऑल्सो आइडेंटिफाई some object seen in the night sky and stories told
stories associate with them। तो उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। तो जब उनके दादाजी ने उन्हें बताया, क्या बताया कि her grandfather explained that due to bright light, smoke, dust, the sky in the big city are rarely clear। कि उनके दादाजी ने उनको एक्सप्लेन किया, बताया कि जो शहर में ब्राइट लाइट यानी कि चमकीली प्रकाश के कारण, स्मोक के कारण, डस्ट के कारण जो बड़े सिटी होते हैं उनमें जो आकाश होते हैं रियरली होते, क्लियर नहीं दिखाई देते गांव की तरह। तो उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पे जो उनके दादाजी थे, ही ऑल्सो आइडेंटिफाई सम ऑब्जेक्ट। उनके दादाजी ने क्या किया, रात्रि के आकाश में कुछ आइडेंटिफाई किया था, कुछ ऑब्जेक्ट को, कुछ पिंडों, पिंडों को, आकाशीय जो पिंड थे उनको सीन इन द नाइट स्काई, रात्रि के आकाश में, यानी कि रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों को आइडेंटिफाई किया, पहचाना और उनसे संबंधित एंड टोल्ड स्टोरीज, कहानियां सुनाई, उनसे संबंधित एसोसिएट विद देम। क्या कहा, उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कुछ कहानियां सुनाई। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी ए fascinating experience at a place where there are no bright lights and the atmosphere is clear। अब क्या गया, रात्रि के आकाश का जो हमारा नाइट का, तो जो रात्रि का आकाश का हम उसको देखते हैं, वॉचिंग करते हैं, कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस। और का अवलोकन करने या देखना कैसा था, कि जो रात्रि आकाश को हम देखते हैं उसको देखना कैसा था, फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस, एक और चित्ताकर्षक क्या कि आश्चर्यचकित था, हो सकता था। एट ए प्लेस, कब, एट ए प्लेस, किस प्लेस पर, जहां वातावरण कैसा होगा, एटमॉस्फेयर क्लियर होगा और वहां पर कोई भी यानी कि चमकीली लाइट ना हो। ठीक है, उस अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनो इस लाइन को। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट ए प्लेस, यानी कि रात्रि आकाश को देखना आकर्षित या चित्ताकर्षक उस प्लेस पे हो सकता है, यानी कि जब रात्रि में आप आकाश को देखते हो तो आपको अच्छा दृश्य किस प्लेस पर होगा, जहां पर नो ब्राइट लाइट होगी, यानी कि कोई भी चमकीली लाइट ना हो और एटमॉस्फेयर क्लियर हो, जो वातावरण को क्लियर होना चाहिए गाँव की तरह। जैसे आप गाँव में आकाश को देखोगे तो आपको जो तारे होंगे चांद में क्लियरली आपको टिमटिमा से दिखाई देते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क, लुक एट द स्काई ऑन ए डार्क क्लियर नाइट। किसी स्वच्छ यानी क्लियर नाइट, क्लियर यानी कि क्लियर एंड साफ, किसी साफ या स्वच्छ अंधेरी अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर देखें या दृष्टि डालें। लुक एट द स्काई यानी कि स्काई को देखना, ऑन ए डार्क क्लियर नाइट, जो स्वच्छ यानी क्या साफ अंधेरी जो रात्रि होगी उसमें आकाश को और देखो। यू सी द इंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार, काउंटलेस, तो आपको पूरे आकाश में जो इंटायर जो आकाश होगा, इंटायर आकाश डॉटेड विद काउंटलेस, बिंदु के समान असंख्यक हैं, काउंटलेस बहुत ज्यादा तारे होंगे, जिनमें सम ब्राइट होंगे एंड सम नॉट सो ब्राइट,
कुछ उनमें से चमकीले होंगे और कुछ उनमें से अ, अपेक्षाकृत मंद होंगे। बहुत कुछ तो बहुत तेजी से चमक रहे होंगे बहुत, और कुछ थोड़ा नॉट सो ब्राइट, यानी कि वो अच्छे से नहीं चमक रहे होंगे। ऑब्जर्व देम केयरफुली। ठीक, तो आप सावधानी पूर्वक यानी कि आप ध्यान पूर्वक उनको ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट, डू ऑल ऑफ देम appear टू twinkle। क्या ये सभी, क्या कह रहे हैं, डू ऑल ऑफ देम appear टू ट्विंकल, क्या ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या आपको तारे जैसी कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा नहीं रहा हो। क्या कह रहा है, बस सबसे पहले क्या, डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, क्या सभी ये क्या सभी टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, चमकीले होते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल। क्या कह रहा है, अ, आपको तारों जैसे कोई ऐसा पिंड भी दिखाई देता है जो टिमटिमा न रहे हों। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लानेट, यानी कि जो पिंड जो है, ऑब्जेक्ट जो अ, टिमटिमाते नहीं है, वो हमारे क्या कहते हैं, प्लानेट हम उनको बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लानेट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होती है, जो आकाश जो पिंड होते हैं, जो टिमटिमाते नहीं, वो क्या होते हैं, प्लानेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं। उसके बाद द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात्रि आकाश में मून एक मून एक जो चंद्रमा एक पिंड, ऐसा पिंड है जो बहुत तेजी से चमकता है। रात्रि का आकाश में सबसे अधिक चमकता है। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकने वाला पिंड है मून। द स्टार द the planets, the moons, and many other objects in the sky are called celestial objects। अब जो हमारे स्टार्स हुए, प्लैनेट्स हुए, मून हुए, और भी और कई बहुत सारे जो पिंड होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, या अन्य जो मैनी, ठीक है, बहुत से अन्य जो पिंड्स होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट होंगी, सेलेसियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, खगोलीय पिंड हम उनको बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेलेसियल ऑब्जेक्ट, और जो हमारे जो खगोल जो पिंड होते हैं, जो सेलेसियल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। या फिर उनसे संबंधित कुछ घटनाओं की स्टडी हम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी। इन एशियंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मेथड मेथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। प्राचीन भारत में जो हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने आकाश प्राचीन भारत में जो हमारे एंसेस्टर हैं, उन्होंने एक क्रम अनुसार, एक सिस्टम के अनुसार आकाश में इनको ऑब्जर्व किया था, परफॉर्म किया था। ठीक है, क्रम अनुसार ऑब्जर्वेशन किया था इनका। देयर नॉलेज, जो उनके अगर हम नॉलेज की बात, नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम। उस टाइम उनको एस्ट्रोनॉमी की जो नॉलेज थी, बहुत ज्यादा थी। और passage of the sun, star, moon and planets in the sky help them to advise calendar, elements, elements, elements
अब आकाश में जो सन, स्टार, जो मून एंड प्लैनेट थे, इनकी गति, जो गति करते हैं, इनकी की गति की हेल्प से, सहायता से उन्होंने कुछ डिवाइस, जो कैलेंडर है और आपका एलिमेंट्स को सर्जित किया था, बनाया था। ठीक है। These were often used by people in their day-to-day conduct and better understanding of climate and rainfall pattern for timely sowing and choice of crop, fixing the date of season and festival. अब ये क्या कह रहा है? अब जो हमारे एंसिस्टर थे, उस टाइम पे उनको जो कि एस्ट्रोनॉमी की बहुत ज्यादा उन्हें नॉलेज थी। अब उन्होंने क्या करा, आकाश में जो कि सन, स्टार, मून और प्लैनेट्स की गति की हेल्प से उन्होंने कैलेंडर्स बनाए, एलिमेंट्स एलिमेंट्स बनाए। ठीक है। जब उन्होंने ये चीज बना ली, तो जो कैलेंडर्स उन्होंने बनाया, तो उस कैलेंडर की हेल्प से और लोगों के अपने दिनचर्या को बेहतर बनाने में हेल्प मिली, और उनको एक अच्छे, better understanding climate, rainfall pattern for timing sowing the choice and the crop। उन्होंने एक सोवियन, जो हम खेती करते हैं, तो बुआई के अच्छे टाइम का पता चल गया। ठीक है। अच्छी क्रॉप, तो उसकी बेसिस पे वो अच्छी क्रॉप भी चूज कर सकते थे। तब उनको जब वो कैलेंडर बनाया था, उस टाइम पे उन्होंने क्या, कैलेंडर जब बन गया तो उन्हें हर चीज का उन्हें पता चल गया था। ठीक है। भाई कब अच्छा क्लाइमेट होगा, कब रेनफॉल अच्छा होगा, तो उन्हीं के बेसिस पे वो अपनी जो बुआई करते, सोविंग करते थे, उसका टाइम पैटर्न उन्हें पता चल गया। उन्हें ये भी पता चल गया कि क्रॉप की चॉइस का भी उनको, भाई कौन सी क्रॉप कब बोनी चाहिए, और जो भी सीजन था उसकी डेट का उन्हें निश्चित होने लगा, और जो फेस्टिवल के त्योहार उनकी भी डेट उनको निश्चित हो गई थी। ठीक है। और जो उस टाइम पे इनके अनुसार पे सारा कुछ होता था। लेट अस आल्सो मेक सो ऑब्जर्वेशन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड लर्न अबाउट देम। तो इस अध्याय में है, अब हम आकाशीय जो पिंडों के का अवलोकन कर उनके बारे में हम जानेंगे, उनका ऑब्जर्वेशन कर उनके बारे में हम जानेंगे, जो भी आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट थे। सबसे पहले हम बात करते हैं मून। मून भी हमारा हमारा क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। अभी हमने पीछे लाइन हमने पढ़ी थी ये। ठीक है। जो आपकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट क्या होती है, स्टार्स आपके एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट भी आपका सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मून अदर मेनी अदर ऑब्जेक्ट ये आपकी क्या सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मून की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मून। मून हमारी क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले एक्टिविटीज 17.1 को हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जर्व द मून कंटिन्यूसली फॉर सेवरल नाइट। कि अगर हमें मून को कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है कई दिनों तक, प्रीफेरेबली फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा की, एक फुल मून से दूसरे, जो आज फुल, जैसे कि आज फुल मून है, तो जो नेक्स्ट जो फुल मून आएगा तब तक, उस बीच में। ठीक है। यानी कि वो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है। डेली वेज make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon। और हमें क्या करना है, उसका स्केच को, जो मून का स्केच हमें एवरीडे अपनी कॉपी में बनाना है, और एवरीडे जो डे होगा वो भी हमें अपनी कॉपी में नोट करना है, ऑफ द फुल मून। ऑल्सो नोट एवरीडे द पार्ट ऑफ द स्काई इन विच द मून इज सीन। और हमें ये भी नोट करना है एवरीडे द पार्ट ऑफ द स्काई इन विच द मून इज सीन, कि चंद्र
कि आकाश में किस भाग से में चंद्रमा दिखाई देता है, हमें ये भी नोट करना है। एवरीडे द पार्ट ऑफ द स्काई, यानी कि किस पार्ट से जो मून दिखाई देता है। Is there a change in the shape of the moon every day? अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। Is there a change in the shape of the moon every day? क्या कहता है, क्या एवरीडे हर दिन जो मून की शेप चेंज होगी। देखते हैं आगे बढ़ते क्या हम आंसर मिलता है इसका। Are there days when the shape of the moon appear to be perfectly round? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पुट कर रहा है अभी ये। क्या ऐसा भी दिन है, क्या हो रहा है, क्या ऐसा भी दिन है, आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर टू बी परफेक्टली राउंड? क्या ऐसा भी कोई दिन है जब जो मून होगा वो जो शेप होगी परफेक्टली पूरा दिखाई देगा, राउंड दिखाई देगा आपको पूरा, ठीक है, ऐसा नहीं हाफ हो या कुछ उसका पार्ट देना है, पूरा परफेक्टली राउंड दिखाई देना चाहिए, ऐसा भी कोई दिन है, ठीक है, ये भी दूसरा। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम सारे इसके आंसर आपको आगे मिल जाएंगे। आर देयर डे व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? अब क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा भी कोई दिन है कि जो मून को हम आकाश में क्लियरली नहीं देख सकते? क्या ऐसा भी दिन है जब स्विच आकाश होने पर भी चंद्रमा को आप नहीं देख सकते? ठीक है, आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? जब आकाश पूरी तरह से साफ होगा, कोई भी बादल न हो, ठीक है, मैंने क्लियर हो, क्या ऐसा भी कोई दिन जब जो आपका आकाश है वो पूरी तरह से स्वच्छ हो और फिर भी आप उसमें मून को ना देख पाए? ये तीनों क्वेश्चन के हम आगे पढ़ते हैं तो आपको सारे आंसर आगे मिल जाएंगे। तो आप बस ध्यान से जो मैं मेरी एक हर लाइन पर आप अच्छे ध्यान से समझे, हर लाइन पर आपको ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब नेक्स्ट लाइन जो हम बात कर रहे हैं, एक एक लाइन, जो लाइन में अंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से, जहां समझ में आया आप बार बार वीडियो को आपको पुश करके या वापस बैक करके आप दोबारा सुन सकते हैं। और आई होप जहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, अगर आपको मेरा पढ़ा है वो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे बोल सकते हो। मैं आपको पहले एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा हूँ, आपका मोस्टली पूरा चैप्टर यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, ठीक है। मैं आपको अभी मैं इसके बुक से पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं अलग से इसके जो नोट्स लेके भी पढ़ाऊंगा अलग से। पहले मैं इसके बुक को पढ़ा लेता हूँ, अब ये भी समझ में आ जाना चाहिए हमें भाई जो हमारा सिलेबस में क्या है, किस हिसाब से हमें कितना पढ़ना है, सारा कुछ। और 8 क्लास का ये भी है कि जो 8 क्लास हमारा बोर्ड का हो चुका है, पर अभी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन पैटर्न आएगा किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसलिए मैं हर लेसन को अच्छे ध्यान से पढ़ना है, बड़े तसल्ली के साथ एक लाइन को समझकर। तो नेक्स्ट हमारा है द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज फुल मून डे। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है, यानी जब वो दिन, जिस दिन चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देगा, पूरा राउंडेड दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं फुल मून डे। ओके, ईयर आफ्टर, अब इसके बाद के जब आपको फुल मून डे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं मान लो जैसे कि आज आपको फुल मून डे दिखाई दे रहा है, अब इसके बाद अगले दिन की हम बात करें क्या होगा, देयर आफ्टर, इसके बाद एवरी नाइट,
हर नाइट डेली आपको देखना है द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून appear टू बिकम थिनर एंड थिनर। जैसे भाई आज आपको फुल मून डे दिखाई दिया है, जैसे हम बात, ये आपको आज फुल मून डे दिखाई दे, पूरा राउंडेड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको डेली वेज देखना है, डेली वेज ना, ठीक है। एवरी नाइट देखोगे फिर तो जो मून का जो ब्राइट पार्ट जो साइज होगा वो appear टू बिकम थिनर एंड थिनर, वो आपको घटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, घटता हुआ दिखाई देगा। पहले आपको देखो, जैसे कि आपका आज आपको फुल मून डे, तो आपको साइज होता है अगले दिन थोड़ा ब्राइट पार्ट इसका जो ब्राइट पार्ट है वो कम हो जाए, अगले दिन और कम हो जाए, फिर अगले दिन और कम हो जाए, तो जो ब्राइट पार्ट होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। ब्राइट पार्ट होगा जो आपका वो कम होता चला जाएगा। और फिर एक दिन क्या होगा, जैसे इसके 15, जैसे कि आज आज तो अब फुल मून डे है, तो एवरीडे जब देखोगे तो जिसका जो ब्राइट पार्ट होगा कम होता जाएगा। जैसे 15 डेज हो जाएंगे, 15 डेज पे क्या हो जाएगा, आपका जो मून है वो दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल डार्क हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यू मून डे बोलते हैं। तो आगे हम बात करते हैं आगे। Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appeared to become thinner and thinner. On the 15th day, the moon is not visible. अब जैसे ही आप जब फुल मून डे से आप एवरी नाइट मून को आप देखोगे तो उसका जो ब्राइट पार्ट कम होता जाएगा। अब जैसे 15 डे तक आप देखोगे, जैसे फुल मून, आज जैसे फुल मून डे है, अगर आज के 15 डेज यानी 15 दिन बाद देखोगे तो आपका जो होगा मून इज नॉट विजिबल हो जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं दिस डे इज नोन एज न्यू मून डे, ठीक है। जब आपका का जो मून का ब्राइट पार्ट या मून आपको नॉट विजिबल हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट Next day only a small portion of the moon appear in the sky। अब देखो, मैं इसे थोड़ा डार्क में दिखा रहा हूँ, डार्क यानी कि ये आपका क्या हो गया, जब 15 डे हो गया अब आपको जो मून है आपको विजिबल नहीं होगा, ठीक है। हमने अभी यहाँ नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर इन द स्काई। अब जब आपका न्यू मून डे हो चुका है, इनके अब आपको मून विजिबल है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो नेक्स्ट डे जैसे हम इसके अगले दिन आकाश में देखते हैं मून को, तो हमें इसका कुछ एक स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा, जो मून का स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा, और नहीं हम बोल सकते हैं वो भी, हम मैं उसे रेड से दिखा देता हूँ, स्मॉल पोर्शन दिखाई देगा वो, बिल्कुल स्मॉल पोर्शन, ऐसा कुछ ये पोर्शन दिखाई देगा न्यू मून डे के बाद, यानी कि जब आपको मून विजिबल नहीं होगा। जैसे भी फुल मून डे हो गया, फुल मून डे के 15 दिन बाद आपको न्यू मून डे होगा, यानी कि आपको जो 15 दिन फुल मून डे आपको जो मून है पूरी तरह से राउंडेड दिखाई दे रहा है। अब उसके 15 दिन बाद तो आपको जो मून होगा नॉट विजिबल होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। जब नॉट विजिबल है तो उसके अगले दिन, अब जब नॉट विजिबल है तो उसके अगले दिन जो नेक्स्ट डे होगा, तो आपको जो मून होगा उसको कुछ छोटा थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज नोन एज द क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून बोलेंगे, यानी कि इसको बाल चंद्र या फिर अर्ध चंद्राकार पाठ हम इसको बोलते हैं। देन अगेन द मून ग्रो लार्ज एवरी डे। अब आगे क्या होगा, अगेन डे जो मून का जो साइज वो ग्रो होता चलेगा, ग्रो होता चलेगा, ठीक है, ग्रो होता चलेगा, ग्रो होता जाएगा। नेक्स्ट फिर आपको फुल मून अपीयर हो जाएगा ऑन द 15 डे। वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून।
और फिर 15वें दिन बाद आपको मून का फुल व्यू आपको दिखने लगेगा। अब दोबारा हम देखो, सबसे पहले हमने बात की थी फुल मून डे, ये फुल मून डे है। अब जैसे ही इसके 15 डेज की हम बात करें, 15 डेज आफ्टर 15 डेज आपका क्या हो जाएगा, मून नॉट विजिबल हो जाएगा। फिर नॉट विजिबल के बाद फिर 15 डे की हम बात करते हैं, 15 डेज बाद फिर आपका मून विजिबल हो जाएगा, फुल मून डे आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फेसेज की। The various shape of the bright part of the moon as seen during a month are called phase of the moon, phases of the moon। अब एक महीने के अंदर, जो एक मंथ होगा, एक महीना होगा, उसमें जो भी आपको शेप मून की दिखाई देती है, जो वेरी शेप आपको दिखाई देती है, वो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फेस ऑफ मून बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, मैंने अभी समझाया था, जैसे कि मैं दोबारा आपको बना देता हूँ। जैसे भाई ये फुल मून डे है, फुल मून डे है। जब फुल मून डे के आप एवरी नाइट आप मून को देखोगे तो उसको जो ब्राइट पार्ट होगा, साइज वो कम होता चला जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कम हुआ, और ज्यादा कम हुआ, फिर और ज्यादा कम हुआ, फिर और ज्यादा कम हुआ, फिर मून आपको क्या होगा, नॉट विजिबल हो जाएगा, फिर यानी कि डार्क हो जाएगा, वो आपको मून आकाश में नहीं दिखाई देगा। ये इनको फेसेज हम बोलते हैं। और देखो, फुल मून डे है तो ये 15 दिन, जब इसे 15 दिन तक आप देखोगे तो आपको 15 दिन क्या होगा, मून दिखाई देना बंद हो जाएगा, आपको विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। फिर जब आपका मून नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि न्यू मून डे हो चुका है, अब इसके नेक्स्ट डे जब हम इसको देखेंगे तो वो छोटा सा पोर्शन कुछ दिखाई देगा मून का। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे इसका साइज बढ़ता चलेगा, साइज बढ़ता जाएगा, एक दिन आपको क्या हो जाएगा, फिर आपको फुल मून डे दिखाई देने का 15 डेज बाद। हो गया अब एक मंथ। अब इस पूरे एक मंथ में जो भी आपके वेरियस शेप आपको वो मून के ब्राइट पार्ट के देखने को मिले, इनको बोलते हैं फेसेज ऑफ मून। तो मून की 8 फेसेज होती हैं, हम आगे हम बात करेंगे, आपको एक डायग्राम थ्रू दिखाऊंगा सारी चीजें। तो बस आप अच्छे से समझते चले, जहां भी आपको दिक्कत होती है आप दोबारा उसे बैक करके वीडियो को अच्छे से समझ सकते हैं। फेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। और जो फेस होते हैं मून के, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सामाजिक लाइफ में। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल, ऑलमोस्ट ज्यादातर तो सभी फेस्टिवल इन इंडिया के अंदर सेलिब्रेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द फेस ऑफ द मून। अब इंडिया के अंदर जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, ऑलमोस्ट ज्यादातर वो फेस ऑफ मून के अकॉर्डिंग ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं, दिवाली, ये एग्जांपल को मैं कुछ डार्क करके दिखाता हूँ, एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। दिवाली इज सेलिब्रेट ऑन द न्यू मून डे। न्यू मून डे बोलते हैं अमावस्या की रात को, जब अंधेरी रात होती है। ठीक है, दिवाली को तब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है दूसरा, बुद्धा पूर्णिमा, फिर गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेट ऑन फुल मून डे, जब आपकी चांदनी रात जिसको हम बोलते हैं पूर्णिमा की रात होती है। ठीक है, महाशिवरात्रि इज सेलिब्रेट ऑन 30 नाइट ऑफ द विनिंग मून। जो महाशिवरात्रि होती है उसको त्रयोदशी को मनाया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं, जो आपका मून पार्ट होगा, यानी कि जब ढलते हुए चांद, जब जो चांद का जो मून का जो ब्राइट पार्ट है वो कम होता जाता है। ठीक है, उस दौरान। ईद की हम बात करते हैं, ईद, ईद ईद उल फितर, ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग साइन
साइटिंग क्रीसेंट मून, यानी कि जो ये जो आपको बोलते हैं ना कि क्रीसेंट मून होता है, यानी कि बाल, इसको हम बाल चंद्र मून बोलते हैं, यानी कि आप देखते हैं ना कि ये हमने अभी बात की थी जब, ये आपको जो मून कुछ इस फेसिस ये कुछ इस फेसिस में दिखाई देगा, इस फेसिस में दिखाई देता है, इस फेसिस में, तो तब ईद को सेलिब्रेट किया जाता है, जो आपका ईद उल फितर होता है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आपकी इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी है, यहाँ पे एक नोट्स की बेसिस हम बोल सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट लाइन में से कुछ अलग ही कलर से शो कर देता हूँ। द टाइम पीरियड बिटवीन, इसके बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। क्या कह रहा है, जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन का वन फुल मून से जो नेक्स्ट फुल मून होगा, यानी कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो टाइम पीरियड होगा, इट स्लाइटली लॉन्गर होता है वो, देन किससे, 29 डेज, यानी 32 दिन से स्लाइटली लॉन्गर होता है। इट मैनी कैलेंडर, और कुछ कैलेंडर में दिस पीरियड इज कॉल्ड ए मंथ, कुछ कैलेंडर में इसी पीरियड को एक मंथ बोला गया है, जो आपका मून की जो फेजेस की मैंने बात की थी, ठीक है। और कुछ में क्या है, कुछ तो वो स्लाइटली लॉन्गर होता है, ठीक है। जैसे हम आपके कुछ मंथ हो गए, जैसे कि अब जनवरी 31 का होता है, और फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, कुछ 30 के भी मंथ होते हैं आपके, ठीक है। कुछ कैलेंडर्स में the time period between the full moon to the next full moon is slightly longer than 29 days. In many calendar, this period is called a month. Why does the moon change its shape every day? अब देखिए क्वेश्चन आ गया, आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगर हमने पढ़ लिया, हमने फेसेज के बारे में, भाई हर जो फेसेज होती है हर डे चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम इसका आंसर भी क्या होगा, वाई डज द मून चेंज इट शेप एवरी डे, बिल्कुल हर दिन जो मून की शेप चेंज होती है, यस, आंसर क्या होगा इसका, यस। ओके, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेसेस टू द मून अकर। अब सबसे तरफ क्या करें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम यस अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करते हैं, द फेस वाई फेसेस ऑफ द मून अकर, जो मून के जो फेसेस होते हैं ये क्यों दिखाई देती हैं, अब हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। यू हैव स्टडी इन द चैप्टर 16, आप जो चैप्टर आपका 16 है, 16 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, जो चंद्रमा होता है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस, अपनी ही लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वेयर एज सन एंड अदर स्टार, जैसे कि सन और अदर स्टार अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रकार मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स own light, whereas sun and other stars do. When we see the moon, because the sunlight falling on it get reflect toward us. ठीक, जब भाई अभी हमने बोला है कि जो मून डज नॉट प्रोड्यूस आवर लाइट, जो मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं जैसे सन और अदर स्टार्स करते हैं, तो फिर हमें कैसे दिखाई देता है, वी सी द मून, तो हमें मून दिखाई देता है, क्यों क्यों दिखाई देता है, द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट, जो सनलाइट फॉल होती है मून पर, ठीक है, तो मून क्या करे, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है टुवार्ड अस, हमारी तरफ, ठीक है, तो ही हमें जो मून दिखाई देता है। वी
therefore see only that part of the moon। तो इसलिए हमें केवल वही पार्ट दिखाई देता है मून का फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड, यानी कि मून का जो पार्ट सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमारी तरफ, वही पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, सीन ओनली द पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड। जैसे अपने डायग्राम दिखा रखा है भाई, देखो ये क्या है, ये है सन। सन, ये सन से जो हमने लाइन आप देखिए किया, इससे लाइट आ रही निकल के, ये अर्थ है आपका, ये हमारे क्या है, अर्थ है। अब ये पोर्शन आपका डे है, ये पोर्शन नाइट है, यानी कि अर्थ के इस पोर्शन पर लाइट आ रही है तो यहाँ पे दिन होगा, और ये इसका पीछे का पोर्शन होगा तो ये डार्क होगा, यहाँ पे अंधेरा है। और ये आपका क्या मून है, अब ये जो मून है देखो, अब ये मून पे भी यहाँ पे लाइट ऐसी आ रही है, सनलाइट जो आ रही है, सन की लाइट है इस पे ऐसे है, तो मून का जो सामने वाला हिस्सा इस पे लाइट पड़ रही है, तो पीछे वाला डार्क है, पीछे वाले पे लाइट जा ही नहीं रही, तो सामने वाले पे लाइट है, तो मून का यही जो पार्ट होता है सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी तरफ, तो हमें केवल सन का तो वही पार्ट हमें दिखाई देता है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो यही रीजन आपका जो अर्थ का आपका दिख रहा है, बस अर्थ के जिस पोर्शन पर सनलाइट आ रही है वो दिन होगा, जिस जो उसका पिछला वाला पोर्शन होगा बैक जहाँ पे सनलाइट वो आपका डार्क होगा, वहाँ पे रात होगी। यही हमारा दिन और रात का जो सीक्वेंस होता है। अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे समझ, जैसे आप एक्टिविटीज दे रखी है, तो भी एक्टिविटीज में, इस एक्टिविटीज के अंदर क्या है, आप एक बड़ी बॉल लेनी है, फिर कोई अ, घड़ा लेना है, जैसे आपको पानी वाला घड़ा उसमें पड़ते हैं, ठीक है, और क्या करोगे उसके उसको बिल्कुल जैसे कि आपने बॉल ले ली, देखो जैसे हमने क्या एक ये बॉल ले ली है, और इस बॉल के एक पोर्शन को हम कर देंगे ब्लैक, ब्लैक पेंट कर दे, एक साइड हमने इसको, ये हमने इसको ब्लैक पेंट कर दिया, ठीक है, एक साइड, और एक साइड व्हाइट पेंट, ठीक है। और हम, और हमने क्या एक सर्कल खींच लिया है, जिस रेडियस 2 मीटर रेडियस का एक सर्कल हमने खींच लिया है। ठीक है, तो अब हम उस सर्कल को हम डिवाइड कर देते हैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आप लोग दिख रहा है भाई, हमने सर्कल खींचा है यहाँ पे, अब जो आपको दिख रहा है ये डॉट, हमने 8 इक्वल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर, 2 3 4 5 6 7 8, 8 इक्वल पार्ट हमने इसको डिवाइड कर दिया है। तो टेन द सेंटर ऑफ द सर्कल, अब जो इस सर्कल का सेंटर होगा, आप इस सेंटर में खड़े हो जाओ, और आपका जो फ्रेंड हो, आपके साथ जो फ्रेंड होगा, आप उसको वो बॉल उसको दे दो, और उससे बोलो कि अब जो इस बॉल का जो व्हाइट पार्ट है इसको सन की तरफ रखना है। ठीक है, इसको सन की तरफ रखना है, और आपको जो सर्कल के हमें जो डिफरेंट जो पॉइंट हमने 8 जो पार्ट इक्वल पार्ट बांटे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे से इस बॉल को लेकर घूमो, लेकिन जो व्हाइट पार्ट है वो सन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, सन की तरफ होने, जब आप ऐसे ही एक्चुअली में कर देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, जो व्हाइट वाला जो पार्ट को सन की तरफ करके रखोगे, ठीक है, और आपका जो फ्रेंड उस बॉल को लेके घूमता रहेगा, बट शायद इसमें क्या होगी, जो व्हाइट पार्ट होगा वो सन की तरफ होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए। तो आपको जो दृश्य आपको जो दिखाया देगा, तो वो आपको क्या होगा, ये जो मैं भी आपको दिखाता हूँ आगे, ये दृश्य आपको दिखाई देगा इस प्रकार से। मान लो ये यहाँ पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये जो अर्थ है, मान लो यहाँ पे, ये आपने सबसे पहले आपने सर्कल खींचा, ये आपने सर्कल लिया है, सर्कल खींचा है भी जो हमने बात की थी, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और आपने इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और आप इस सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ पे आप खड़े हो गए, और आपका एक जो फ्रेंड आपके साथ में, आपने आपने जो बॉल ली थी, बॉल को अपने ने भाई एक हिस्सा आपने उसका ब्लैक कर दिया पेंट, और एक हिस्सा उसका व्हाइट पेंट कर दिया आपने ये, और आपने अपने फ्रेंड से बोला है कि
आपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड को बॉल दे दी है और आपने उससे बोल दिया आपको जो ने इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया 8 पार्ट में। अब ईच पॉइंट पर आपकी बॉल को लेकर होना, बट शायद क्या होगी, जो इसका व्हाइट पार्ट है वो सन की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपका फ्रेंड जैसे यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे अब सन इधर है, तो आप यहाँ सेंटर में खड़े हो, सन आपको फ्रेंड यहाँ पे बॉल लेके खड़ा है और ये सन है, इधर सन है। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रेंड खड़ा है बॉल को लेके, तो अब आपको क्या है, इसका जो व्हाइट वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, आपको उसका डार्क वाला पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, डार्क वाला पार्ट दिखाई देगा। अब जैसे आपका फ्रेंड थोड़ा सा टर्न करा, ठीक है, अब देखो बॉल की पोजीशन कैसे होगी, तो आप कुछ थोड़ा सा इसका ब्राइट पोर्शन दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और आपको फ्रंट और चला, फिर आपको हाफ इसका ब्राइट पार्ट दिखाई देगा, और आप और चला तो कुछ हाफ से ज्यादा ब्राइट पार्ट दिखाई देगा। और आपका जैसे टर्न करेगा, आपका देखो जो इसका व्हाइट पार्ट वो हमेशा सन की तरफ है, ठीक है, वो सन की तरफ ही रखना व्हाइट वाला पार्ट। अब जैसे आपको फ्रेंड यहाँ पे आए, आप यहाँ पे खड़े हो और भाई सन भी इधर है, तो आपको जो फ्रेंड ने जो व्हाइट वाला पार्ट आपकी तरफ कर दिया, यानी कि सन इधर ही है, सन की तरफ कर दिया, तो अब इस पूरे व्हाइट पार्ट को आप देख पाते तो आपको क्या, आपको फुल मून डे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट आप भी घूमोगे इसके साथ साथ। ठीक है, कि जो भाई अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या करती है भाई, अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती घूमती रहती है अपने एक्सिस पे। वो भाई सन के चार तरफ तो चक्कर लगाती है, पर वो अपने भी एक्सिस पे घूमती रहती है। ठीक है, आपको ये जो फेसेस आपको दिखाई देंगे जब वो एक्टिविटीज को आप करोगे, जो 17.2 में दिखाई गई है। अब देखो यहाँ पे आप कुछ ये इम्पोर्टेंट लाइन है भाई, इम्पोर्टेंट चीज है, इनका आपको पता होना चाहिए। रिमेम्बर, आपको याद दिला देता हूँ, द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो मून होता है वो रिवॉल्व करता है, यानी कि चक्कर लगाता है अराउंड किसके, अर्थ के। द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व अराउंड द सन। अब जो अर्थ होती है वो मून के साथ रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन। यानी सबसे पहले में जो मून तो किसके अराउंड चक्कर लगा रहा है, देखो ये आपकी अर्थ है। ठीक है, और मैं मून को कुछ अलग कलर से मैं ले लेता हूँ, मून को, ये आपका मून है। ठीक है, अब जो मून होगा ये तो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अर्थ के चक्कर लगा रहे थे, अर्थ के, मान लो ये आपका सन है, सन में पहले हाँ कुछ येलो कलर में ले ले, ये सन है, सन है। अब जो अर्थ होगी, जो ये अर्थ होगी, ये सन की रिवॉल्व करेगी अराउंड। अब जो अर्थ आ रही है, अर्थ हम यहाँ पे कहते हैं द मून रिवॉल्व अराउंड द, पर मून तो केवल अर्थ का ही चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो अर्थ है वो मून के साथ साथ, भाई मून भी तो इसके साथ साथ ही रहेगा, तो मून के साथ साथ अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ के अराउंड। कैन यू कैन यू नाउ गॉस द रिलेटिव position of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? क्या आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? क्या कह रहा है, यू कैन नाउ गॉज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन। रिलेटिव इनके सापेक्ष जो स्थिति होंगी, जो पोजिशन होंगी, जैसे सन, मून एंड द day on the day of the full moon and on the day of the new moon। यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सारी स्थितियों का अनुमान लगा सकते हो। कब? जब आपका फुल मून डे होगा और न्यू मून डे होगा, तब आपको पता लगाना है जो रिलेटिव पोजीशन होंगी सन की, मून की और अर्थ की, इनका पता लगा सकते हो जब आपका पूर्णिमा होगा या अमावस्या के दिन होगा, यानी कि फुल मून डे के दिन और न्यू मून डे के दिन आप सन, मून और अर्थ, इनकी जो रिलेटिव जो पोजीशन होती है इनके बारे में पता लगा सकते हैं क्या? स्केच द पोजीशन इन यूर नोटबुक। आप पता लगा तो आप क्या करोगे, अपनी नोटबुक लोगे, उसमें स्केच बनाओगे साथ साथ। इन द पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर
द फुल मून। पूर्णिमा यानी पूर्ण चंद्र मून देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? इन द विच पार्ट ऑफ द स्काई, यानी कि स्काई के आसमान के किस पार्ट में वुड यू लुक देखोगे फॉर द फुल मून, यानी जो आपको पूरा मून दिखाई देता है वो आकाश के किस पार्ट में दिखाई देता है? द साइज ऑफ द इल्यूमिनेट, ये भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, थोड़ा ध्यान से इसको भी देखो। द साइज ऑफ द illuminated part of the moon visible from the earth increase each day after the new moon day। अगर न्यू मून डे के बाद, न्यू मतलब क्या है, जब आपका न्यू मून डे होगा उसके बाद अगर आप अर्थ से मून को देखते हो, मून को देखते हो तो उसका जो साइज होगा, जो विजिबल पार्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। देखो न्यू मून डे क्या होता है, हमने पहले बात की थी, मान लो जो न्यू मून डे होता है अमावस्या, जब आपको मून नॉट विजिबल होगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। मान लो ये आज आपका न्यू मून डे है, यानी कि जो मून आपको विजिबल नहीं हो रहा, आकाश में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है। द साइज ऑफ द illuminated पार्ट ऑफ द मून विजिबल, तो साइज इसका क्या इल्यूमिनेटेड होगा, साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल, जो पार्ट आप मून का जो भाग आपको विजिबल होगा वो उसका साइज इल्यूमिनेट करेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा अर्थ से देखने में। मान लो यहाँ अर्थ से आप देख रहे हो, तो जब आप देखोगे तो जब जैसे भी आज आपको मून नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे में क्या होगा, जो मून का जो पार्ट, जो ब्राइट पार्ट है वो दिखता चलेगा आपके, यानी कि उसका साइज इंक्रीज हो। तो वो आज आपको मून नहीं दिखा रहा है, तो आपको जैसे कि नेक्स्ट डे देखोगे आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट डे देखेगा और ज्यादा दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट डे देखोगे और ज्यादा मून दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट डे डे देखोगे और ज्यादा, फिर आपको फुल मून डे दिखा। अब क्या हुआ, ये आपका क्या है, जो आपको मून नहीं दिखाई दे, नॉट विजिबल मून है, तो उसको बोलते हैं न्यू मून डे बोलते हैं। अब इस न्यू मून डे के बाद जब अर्थ से आप मून को देखोगे तो अब क्या होगा, उसका जो पार्ट इल्यूमिनेटेड हो रहा है, उसका जो उसका जो विजिबल पार्ट होगा मून का, उसके साइज में जो इल्यूमिनेटेड हो रहा है वो साइज इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, कि प्रतिदिन चंद्रमा के तो जो चमकीला भाग है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी जैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे न्यू मून डे है तो चांद नहीं दिखा दे रहा है, तो बस थोड़ा सा दिखा दे, फिर और बढ़िया, फिर और बढ़िया, फिर हमें पूरा दिखा, यानी कि जो उसका ब्राइट पार्ट होता है वो इंक्रीज होता जा रहा है, उसमें वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। ये कब होता है, जब आप, जैसे कि आज न्यू मून डे है, अब क्या होगा, अब जब न्यू मून डे आपका है कि आपको वहाँ जो मून है विजिबल नहीं हो रहा, चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो अ, तो अब इसका जो साइज आपको धीरे धीरे, जो इसका जो विजुअल पार्ट होगा उसमें वृद्धि होती चली जाएगी, मून का जो विजुअल पार्ट होगा, जब मून दिखाई देगा पहले थोड़ा सा दिखाई देगा, फिर और ज्यादा, फिर ज्यादा, तो उसका जो ब्राइट पार्ट होगा उसके साइज में वृद्धि होती जाएगी। नेक्स्ट है आफ्टर, आफ्टर द फुल मून डे। अब बात करें फुल मून डे, जैसे कि जब आपका फुल मून डे होगा, आपको जो मून है आकाश में पूरा तरह से दिखाई दे रहा है, the sunlit part of the moon visible from the earth decrease the size of day। अब देखो इसे थोड़ा ध्यान से मैं इसे थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ, ध्यान से तो अच्छे से समझ में आएगा जब हम डायग्राम से देखें। हाँ देखो मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ये डायग्राम देखो। सबसे पहले हमने जो बात किया की थी यहाँ पे, द साइज of the illuminated part of the moon visible from the earth
इंक्रीज हो रहा है ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। ठीक है, यानी कि न्यू मून डे के बाद ये आपको देखो, अब यहाँ पे जो आपका मून है इसको बोल, जब आपको मून नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें डार्क लग रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यू मून, सॉरी, न्यू मून डे। जब आपको देखो बिल्कुल डार्क दिख रहा है आपको, नॉट विजुअल पार्ट, इसको बोलते हैं न्यू मून डे। अब इसके बाद की हम बात करें, जब इसके बाद हम अर्थ से चांद को देखते हैं, मून को देखते हैं। ठीक है, तो देखने पर प्रतिदिन, ठीक है, एवरीडे, अर्थ से मून को एवरीडे देखने पर इसका जो ब्राइट पार्ट होगा उसमें वृद्धि होती जाएगी। देखो जैसे कि मान ये आपका न्यू मून डे है, इसके नेक्स्ट डे हमने जैसे देखा मून, आपको छोटा सा इसका ब्राइट पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर और ज्यादा ब्राइट पार्ट दिखाई देगा, फिर और ज्यादा, फिर आपको फुल मून डे हो जाएगा। ठीक है, जब आप न्यू मून डे के आफ्टर अर्थ से आप मून को देखते हो तो उसका जो ब्राइट वाला पार्ट होगा उसमें वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, उसके नेक्स्ट आफ्टर द फुल मून डे, अब जब फुल मून डे होगा, अब इसके बाद हम इसको देखेंगे क्या होगा, द सन लिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन द साइज ऑफ एवरी डे। अब इसको हम बोलते हैं फुल मून डे, जो आपको फुल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुल मून डे, ये आपको फुल मून डे होगा। अब आफ्टर फुल मून डे की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, द आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट, सनलिट मतलब क्या आता है कि सनलिट यानी कि सनलिट होता है, सनलिट कहाँ से, सूर्य के प्रकाश से भरा भाग या पार्ट, यहाँ पे जहाँ पे सनलाइट पड़ रही हो उसको हम सनलिट बोलते हैं। ठीक है, अब इस अब आपको जो फुल मून डे दिख रहा है, इस पे सनलाइट पड़ी तभी तो आपको चमक रहा है, जब दिख रहा है ब्राइट दिख रहा है। अपनी लाइट तो इसकी मून की है नहीं, तो सनलाइट से ब्राइट करता है। अब जो सनलिट पार्ट है मून का, ठीक है, फुल मून डे के बाद जो सनलिट पार्ट होगा, अब अर्थ से देखने पर क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज होता जाएगा। देखो सनलिट, यहाँ पे आपकी जो सनलिट पार्ट है ये है, अब ये कम होता जा रहा है, सनलिट पार्ट क्या है आपका कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो विजिबल होगा आफ्टर द फुल मून डे, द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यहाँ पे। आई हैव heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? मैंने इसमें क्या करा है कि आई हैव हियर्ड दैट वी, मैंने सुना है कि, मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देख सकते। He, I have heard that we never see the backside of the moon from Earth. Is it true? ठीक है, कि मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे वाले भाग को कभी नहीं देख सकते। इज इट ट्रू, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, राइट आंसर क्या होगा इसका? यस, सही। ठीक है, अब इस पे भी एक्टिविटीज रहेगी 17.3। ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करो, जिसकी जो व्यास होगा 1 मीटर डायमीटर होगा। ऑन द ग्राउंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल।
तो अपने जो आपका फ्रेंड होगा, ठीक है, आस्क वन ऑफ यूर फ्रेंड, अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। जो आपका एक फ्रेंड होगा उससे आप वृत्त के जो सेंटर पर खड़े होने के लिए बोलिए। ही रिवॉल्व अराउंड यूर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट यूर फेस ऑलवेज रिमेन टुवर्ड हिम। तो आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए, जो तो आपने अपने अपने देखो, ये सर्कल आपने खींचा है, ठीक है, जो इसका सेंटर अपना फ्रेंड खड़ा कर दिया। अब आप अपने इस फ्रेंड, जैसे अपने फ्रेंड को यहाँ पे खड़ा कर दिया, आप अपने इस फ्रेंड के का रिवॉल्व इस प्रकार आपको रिवॉल्व करना है, इसके चक्कर लगाना है। यू यू आर रिवॉल्व अराउंड यूर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के अराउंड आपको चक्कर लगाना है, इन सच ए मैनर, उस मैनर में, डेट यूर फेस ऑलवेज रिमेन टुवर्ड हिम, कि उस आपका मुख सदैव उसकी ओर रहे, जो आपका मुंह है उसकी तरफ रहे सदैव। ठीक है, आपको जो इस तरह इसके चक्कर, जैसे कि आपके फ्रेंड यहाँ पे अपने अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया है, तो आप अपने इस फ्रेंड के चक्कर लगाओ, क्योंकि आपको जो चक्कर हमेशा इस प्रकार लगाना है कि चाहे आप यहाँ पे आ जाओ चाहे यहाँ पे आ जाओ, कि जो आपका फेस है आपके फ्रेंड की तरफ होना चाहिए। कैन यूर फ्रेंड सी यूर बैक, क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है। हाउ मैनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन वन रिवॉल्यूशन, एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्ण पूरे किए हैं। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ए सिमिलर मैनर, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। ठीक है, जैसे आपने टीच किया, अपने एक सर्कल पूछा, उसके सर्कल के सेंटर पर अपने फ्रेंड को खड़ा कर दिया, और आप अपने उस फ्रेंड के अराउंड रिवॉल्व करोगे, चक्कर लगाओगे। आप जब भी उस रिवॉल्व अराउंड रिवॉल्व करोगे, चक्कर लगाओगे, तो आपको अपना फेस अपने फ्रेंड की तरफ करके रखना है। तो कैन यू फ्रेंड सी यूर बैक, क्या आपका फ्रेंड आपकी पीठ को देख सकता है। बताओ, करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, तो हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कंप्लीट इन वन रिवॉल्यूशन, तो एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्ण पूरे किए थे। जब आपने एक परिक्रमा की एक चक्कर लगा था, आपने कितने घूर्ण किए। ठीक है, तो इसी महीने में जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं अब, तो ये भी आप जो लाइन, आप बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, बस ध्यान से। The moon complete one rotation on its axis as it complete one revolution around the earth। क्या कह रहा है, जो मून होता है वो कंप्लीट करता है एक रोटेशन अपने एक्सिस पर, एज इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। क्या कह रहा है, जो मून होता है अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा ऑन इट एक्सिस एज इट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, और अर्थ के अराउंड भी अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो बात ऐसे को समझ में आएगी, आपको समझ में ऐसे आएगी, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा डायग्राम के थ्रू। देखो भाई, चलो यहाँ पे बना देता हूँ, फिर मिटा देंगे बाद में। पहले मैं बनाता हूँ सन, देखो ये है हमारा सन, ठीक है, और अर्थ को मैं लेता हूँ ग्रीन पार्ट से, अर्थ हमारा ग्रीन होता है, और मून को मैं ले लेता हूँ रेड पार्ट से, ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं मून ले लेता हूँ, ये moon, ठीक है, एम फॉर मून, ई फॉर अर्थ, एस फॉर सन। जो अर्थ होगी, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगी,
सन के अराउंड चक्कर लगाएगी। जो अर्थ होती है सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी। अर्थ का एक रिवॉल्व अराउंड द सन 365 डे का होता है। 365 डे यानी कि एक ईयर्स में, ठीक है, एक 1 ईयर्स में एक चक्कर पूरा करता है अर्थ सन के चारों तरफ। बट जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस पर भी रोटेट करती है, अपने एक्सिस पर, ठीक है, एट ए एक्सिस यानी कि अपने एक्सिस पर। तो अपने एक्सिस पर जो अर्थ होती है एक रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। कितने में? 24 आवर्स में, 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करता है। सन के चारों तरफ तो 365 दिन में यानी कि एक साल में एक चक्कर पूरा करते हैं, लेकिन अपने ही एक्सिस पर अर्थ जो घूमती है अपना एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में। अब इस अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है, अर्थ के चारों तरफ। अब जो मून होता है इस अर्थ के चारों तरफ अपना एक रिवॉल्व 29 दिन में कंप्लीट करता है, एक चक्कर अर्थ के चारों तरफ। बट जो मून होता है वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो अपने एक्सिस पे भी कितने दिन में करता है? 29 डे में ही करता है, 29 डे में ही। जो सन हो जो अर्थ होती है सन के चारों तरफ चक्कर लगा 365 दिन में। जो अर्थ होगी सन के चारों तरफ चक्कर लगाई, एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है एक साल में यानी कि 365 दिन में। और अपनी ही एक्सिस पर एक रोटेशन जो कंप्लीट करती है 24 घंटे में करेगी। जो मून होता है वो अर्थ का एक चक्कर 29 दिन में लगाएगा, बट अपने एक्सिस पर जो घूमेगा वो भी 29 दिन में लगाएगा। तो अभी जो लिखने लाइन ये यही कह रहा है, जो मून होता है वो अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगा अपने एक्सिस पर। इट कंप्लीट ऑन वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। जैसे अर्थ जितने भी टाइम में या जैसे ही अर्थ का एक रोटेशन एक रिवॉल्व कंप्लीट करता है अर्थ का, जो मून होता है जैसे ही अर्थ के एक चक्कर पूरा करता है वैसे ही अपने एक्सिस पर भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो आपको इस बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से ध्यान रखना है जो आपको मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल जो वैल्यू उनकी बताई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेसेज ऑफ मून की। फेसेज ऑफ मून की बात करते हैं। मून इज ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट, चित्ताकर्षक ऑब्जेक्ट। जो मून का एक चित्ताकर्षक ऑब्जेक्ट है, फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। फोर किसके लिए? जो आपकी कवि उनके लिए, और जो आपके स्टोरी टेलर जो अ, कहानीकारकों के लिए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंड ऑन द मून, परंतु जब जो एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे लैंड किया, they found that the moon surface is dusty and boring. So when astronauts land on the moon, they found that moon surface is dusty and barren. There are many craters of different size. It also has large number steep यानी कि बहुत सी खड़ी ढलान वाले ऊंची पर्वत देखे, एंड हाई माउंटेन्स, खड़ी ढलान और हाई माउंटेन्स वहां पर देखने को मिले। और कुछ जो माउंटेन थे, these are high as the highest mountain on the earth। यानी कुछ माउंटेन्स तो इतनी हाइट हाइट वाले थे कि
पृथ्वी के यानी कि जितने जो पर्वत, जैसे कि अर्थ पे जो पर्वतों की ऊंचाई थी, कुछ वहां पे कुछ ऐसी हाइट वाले माउंटेन दिखाई दे, जैसे कि जो अर्थ पर जितनी हाइट के पाए गए, यानी कि अर्थ की सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वत भी वहां पे, उनके समान पर्वत वहां पे देखे गए। दोबारा देखते हैं हम इस पैराग्राफ को। द मून इज ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट। मून क्या एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है फॉर द पोइट्स, जो कवि है उनके लिए, और स्टोरी लेटर जो कहानी कारक है, ठीक है, उनके लिए एक फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंड ऑन द मून, जैसे ही जो अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर लैंड किया है, कदम रखे, तो उन्होंने वहां पे पाया जो मून सरफेस वो डस्टी है और बैरन है, ठीक है, बैरन यानी कि निर्जन है। देयर आर मैनी क्रेटर्स डिफरेंट साइज, यानी कि विभिन्न अमापों के गर्त भी थे वहां पे, तो उस पर विभिन्न अमापों के गर्त थे। इट ऑल्सो हैड लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, तो वहाँ पे खड़ी ढलानों वाली ऊंची पर्वतें भी थी वहाँ पे, और कुछ तो पर्वतें ऐसी इतनी हाइट की थी जो अर्थ के माउंटेन के हाइट के समान के कुछ माउंटेन्स वहाँ पे देखे गए। मून हैज नो एटमॉस्फेयर, चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट हैज नो वाटर, वाटर भी नहीं है। तो कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून, क्या लाइफ मून पर, चंद्रमा पर कोई लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, सरवाइव कर सकती है? भाई वहां पे जब एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं, तो नहीं कर सकती लाइफ एग्जिस्ट वहां पे। कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? बात समझ में आई क्या कह रहा है? इसका कहने का मतलब, क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? बोलो। आपने 13 लेसन में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जब कोई माध्यम नहीं होता तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती। भाई ध्वनि को गमन करने का कोई भी मीडियम होना जरूरी है। वहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वाटर भी नहीं है, यानी कि जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई मीडियम नहीं है, तो वहां पे आप कोई भी साउंड नहीं सुन सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं? नहीं, नो, नहीं सुन सकते हैं, ध्यान रखना भी। वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल, जो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता, व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब वहां पर कोई मीडियम ना हो। देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून? तो तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं जब वहां पर कोई मीडियम नहीं, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है? तो आपके लिए फिर एक रिमेम्बर पॉइंट्स आए हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीजें हैं। जुलाई 21 जुलाई 1969 इंडियन टाइम्स की हम बात करें, जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री, यानी कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं अंतरिक्ष यात्री को। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक साइंटिस्ट का नाम है भाई, साइंटिस्ट का नाम है, इसको मैं ग्रीन पेन से डार्क कर रहा हूँ। साइंटिस्ट का नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने सबसे पहले लैंड किया था मून पर फर्स्ट टाइम। और इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था जो इसके बाद आता है, एडविन अल्ड्रिन, ये भी एक साइंटिस्ट है। सबसे पहले लैंड किया था मून पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, और उसके बाद लैंड किया था एडविन अल्ड्रिन ने, ठीक है। जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने जुलाई 21 1969 को लैंड किया था। ये अमेरिका, एक अमेरिकन
एस्ट्रोनॉट था या अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री था, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इसके बाद एडविन एल्ड्रिन ने लैंड किया था मून पर। अब हम बात करते हैं तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। तो हम नेक्स्ट आगे जो पढ़ेंगे द स्टार, वहां में नेक्स्ट लेक्चर में देख हाँ, करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, प्लीज प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। तो जिससे क्या होगा कि मुझे भी एनर्जी मिलेगी कि मैं उससे फिर क्या करूँ, और ज्यादा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कि 8 क्लास बोर्ड की हो चुकी है और स्कूल भी फिलहाल बंद चल रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है। तो मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो और भी जो बच्चे हैं जिनके पास पढ़ने का सोर्स नहीं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो आपके इस छोटे से एक शेयर करने से। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।